हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने आपसे कहा था कि एमबी बुक से आप लोगों के लिए इवनिंग में 2019 के सेट का सॉल्यूशन रहेगा। ये एमबी बुक में 2019 के नाम से भले ही प्रिंटेड हुआ हो, लेकिन ये 2020 के ही सेट समझे जाएं। जिस गाइस, तो यहाँ पर अभी तक मैं इसके 6 सेट्स सोल्व करवा चुका हूँ, जिसका सॉल्यूशन आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। हमारी आपको वहाँ दिख जाएगा बच्चों, बहुत ईजिली। यहाँ फ़िलहाल हम लोग बात करेंगे आज सेट 7 से, जो कि CGL प्री का एक टेस्ट पेपर है बच्चों। बहुत शानदार सेट पेपर है। सो पूरा सॉल्यूशन देखिएगा मेरे साथ में, काफ़ी अच्छे से हम लोग आपको सोल्व कराने वाले हैं बच्चों। यस, तो जुड़े रहिएगा साथ में। और जिन लोगों ने चैनल पर आज ही विजिट किया है, अभी बिल्कुल वो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब सबसे पहले, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको डेली वीडियोस मिलते रहें। सुबह 8 बजे आपके पास रहेगा एमबी बुक 2013 के सेट से कॉमन एरर ओनली, और रात को 9:30 बजे डेली रहेगा आपके पास में एमबी बुक 2020 के सेट का सोल्यूशन, जो कि एमबी बुक में 2019 के नाम से पब्लिश हुआ है। ओके गाइस, यहाँ फ़िलहाल हम लोग आज बात करने वाले हैं पहले क्वेश्चन की ही। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, ढंग से देखिएगा। कह रहा है कि आपको इसमें बतानी है ग्रामेटिकल एरर क्या रहेगी। मॉडर्न मैन इज़ कम्प्लीटली एनग्रोस इन द मैड परस्यूट ऑफ मटेरियल प्लेजर एंड लग्जरीज। सो गाइस, यहाँ पे आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। इसने यहाँ पर स्लैश ना लगा करके सेंटेंस को ABCD 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे गाइस हमें इन 4 पार्ट में से किसी एक पार्ट में बतानी है एरर। जिस पार्ट में भी एरर है आपको लग रही है, आपको बता सकते हैं। जैसे कि मॉडर्न मैन इज़ कम्प्लीटली एनग्रोस। बच्चों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इज़ की, तो गाइस हम लोगों ने आपको एक रूल पढ़ाया है, इज़, एम, आर, वोज, वर, यानी कि बी की फैमिली का ये पूरा रूल है कि जब भी कभी बी की फैमिली दी गई हो तो उसके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल क्या करते हैं। किसका क्या करते हैं इस्तेमाल हम लोग? वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल क्या करते हैं हमेशा, जब भी आपको दी गई हो बी की फैमिली। तो यहाँ पे गाइस बी की फैमिली साथ में उसने कहा इज़ कम्प्लीटली एनग्रोस, जो कि गाइस यहाँ पे पूरी तरह से रॉन्ग है। इस गाइस एनग्रोस नहीं, आपका यहाँ पे ये एनग्रोस्ड होना चाहिए था, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, तब जाकर के सेंटेंस रहता करेक्ट। तो यहाँ पे गाइस अगर देखा जाए तो सेंटेंस के सी पार्ट में हो गई है एरर। सेंटेंस का सी पार्ट रहेगा इसका पूरी तरह से एरर। अगला जो वर्ड है वो एक ईडियम है। क्वेश्चन नंबर 2, ईडियम्स यानी कि मुहावरे नॉर्मली 5 मार्क्स तक के एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन ये 25 मार्क्स का पेपर है, तो यहाँ पे 2 या 3 मार्क्स के रहे होंगे एग्जाम में। ईडियम भी बहुत ईजी दिया गया है। अ बेड ऑफ रोजेज मीन्स आसान कार्य, आसान कार्य यानी कि इजी वर्क, यानी कि आपके पास जो ऑप्शन है अ डिफ़िकल्ट पाथ, जी नहीं। अ प्लीजेंट परफ्यूम, एक ऐसी परफ्यूम जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो, जी नहीं, सॉरी ये गलत कर गया आपका। एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, बिल्कुल। तो गाइज यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट, अगर बात करें इसके एरर की, आंसर की। अगले वर्ड में कह रहा है कि आपको बताना है इसका पैसिव। गाइज एक्टिव से पैसिव बनाते समय आप लोग मेनली पहले रूल्स पे अपना पकड़ बनाएं। जैसे कि उसने कहा दे ऑफर्ड, उसने इस्तेमाल किया है वर्ब की सेकंड फॉर्म का। किसका इस्तेमाल किया है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। जब भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया हो तो हम लोग अपनी तरफ से वोज वर्ब में से कोई एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल क्या करते हैं। अब आप अच्छा हुआ कि यहाँ पे वोज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढे कितनों में है। पहले में वोज वर्ब प्लस बीइंग है, इसलिए ये रेस से बाहर हुआ। दूसरे में वोज वर्ब है ही नहीं, इसलिए ये रेस से बाहर हुआ। तीसरे में वोज वर्ब है, रेस में शामिल हुआ। फोर्थ में इज़ मार दिया गया है, इसलिए ये रेस से आपका बाहर हो गया है। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि वहाँ पे आपका वोज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म दिया गया है। तो ये आपका रहेगा पैसिव का फॉर्मेशन। यस गाइस, जिस किसी को भी पैसिव का पूरा कंप्लीट लेक्चर देखना हो वो जाकर हमारे यूट्यूब पर चेक कर सकता है। वीडियो पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, पैसिव का कंप्लीट लेक्चर पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। ओके गाइस, सो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। कह रहा है कि व्हाट अ गुड आइडिया सीमा रिमार्क।
यानी कि सेंटेंस है हमारा एक्सक्लामेटरी से। किससे बच्चों? एक्सक्लामेटरी से ये सेंटेंस है हमारा। व्हाट अ गुड आइडिया। सेंटेंस में जब भी एक्सक्लामेटरी साइन आपको दिखाई दे तो आपको एक्सक्लेम्ड लगाना है, इस बात को बिल्कुल ना भूलें। एक्सक्लेम्ड के बिना सेंटेंस आपका तैयार नहीं होगा। तो यहाँ सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड सिर्फ 2 में ही है, फर्स्ट में और सेकंड में। COD आपका हो जाएगा लिस्ट से बाहर। इस गाइस अब आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शन, A और B। व्हाट अ गुड आइडिया सीमा रिमार्क। सीमा एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका हमेशा दैट से कनेक्ट होता है। दैट यहाँ पर दोनों में दिया गया है। सेंटेंस जो आपका जुड़ेगा वो जुड़ेगा आपका इट से। सो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा B करेक्ट। A इसका आंसर नहीं होगा। वैसे भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कभी भी बच्चों प्रेजेंट में नहीं बना करता है, इसलिए आपका A ऑप्शन रेस से बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इज़ है। इज़ होने की वजह से ये सेंटेंस आपका रेस से हो जाएगा बाहर। आपके लिए इसका आंसर रहेगा B पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़े बच्चों हम लोग, तो चेक करते हैं सेंटेंस नंबर अगले पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया आपको। आई लाइक बोथ टी एंड कैफ़े बट प्रेफर द डैश। कह रहा है कि मुझे दोनों पसंद हैं, टी भी और कैफ़े भी, लेकिन पसंद है मुझे ज़्यादा डैश लेटर। बच्चों लेटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग तब जब 2 चीज़ों में से किसी एक की बात करनी हो, यानी कि क्रम में बाद वाला। क्रम में बाद वाला ये जो लेटर वर्ड है, जैसे कि मैं कहने लगूँ कि राम एंड श्याम आर 2 ब्रदर्स। राम एंड श्याम आर 2 ब्रदर्स, द लेटर इज इंटेलिजेंट, यानी कि बाद वाला इंटेलिजेंट है। बाद वाला इंटेलिजेंट है। तो बच्चों यहाँ पे लेटर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। किसका इस्तेमाल करेंगे? लेटर का। तो गैस यहाँ पर फिलहाल वर्ड में आना है या नहीं आना है इसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बात 2 चीज़ों की हो रही है। आई लाइक बोथ टी एंड कैफ़े बट आई प्रेफर द लेटर। अब बच्चों अगर मैं बात करूँ लास्ट की, तो लास्ट का मतलब होता है आखिरी, यानी कि जिसके बाद कुछ ना हो। अगर बात करूँ लीस्ट की, तो ये आपका लिटिल का सुपरलेटिव है, लीस्ट, तो ये आपका आंसर नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग अगले ऑप्शन की, लेटर की। लेटर जो है ये लगता है समय के लिए, समय में बाद के अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं आपसे कहने लगूँ कि आई विल टीच यू लेटर, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, तो गैस इसलिए यहाँ पे लेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल इसका आंसर आपका हो जाएगा पहले वाला लेटर ही, यानी कि A इसका आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट। ओके गाइज, इसका आंसर रहने वाला है फिलहाल A पूरी तरह से करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो उसने दिया है वो आपका फिर से एक ईडियम है। मैंने आपको बताया है बच्चों 25 क्वेश्चंस में ईडियम्स का इतना बोलबाला तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इजी ईडियम्स इसने दिए हैं यहाँ पे। इतने इजी भी ईडियम्स एग्जाम में नहीं आने चाहिए, लेकिन बच्चों ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ बच्चों, इसलिए ज़रा ध्यान से और तैयार रहें अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। ये आपके जो CHSL के एग्जाम चल रहे हैं उनमें भी आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहने वाला है। ईडियम में आपका अ क्लोज फिस्टेड पर्सन मीन्स एक कंजूस व्यक्ति, एक कंजूस व्यक्ति। तो गैस कंजूस व्यक्ति यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम खर्च करके चलता हो, यानी कि अ क्रूल मैन दुष्ट व्यक्ति, जी नहीं। अ काइंड पर्सन यानी कि दयालु व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खर्च करके चलता हो, जी नहीं। अ माइजरली मैन कंजूस व्यक्ति, बिल्कुल। अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, ताकत की बात नहीं हो रही है। तो गैस यहाँ पे इसका आंसर रहने वाला है आपका C पूरी तरह से करेक्ट। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ C पूरी तरह से करेक्ट। ओके गाइस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सीट पर, जहाँ 7 से लेकर के आगे का पोर्शन दिया गया है, यानी कि आपको दिया गया है एक क्लोज टेस्ट। यस गाइस, क्लोज टेस्ट एक अलग ही इसकी कमांड आपके पास होनी चाहिए बच्चों। जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने कंप्लीट किरण बुक से क्लोज टेस्ट सोल्व करवा दिए हैं। यस, जिसमें 1130 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट के हैं, और उनमें से मैं आपके 100+ वीडियोस के साथ में लगभग सभी फिनिश करवा चुका हूँ। अलग से क्लोज टेस्ट का बिल्कुल कोर्स चल रहा है किरण के बुक से, जिसको भी लेना हो वो हमसे अलग से संपर्क कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे हैशटैग में दिखाई दे रहा होगा 8279738238 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। इस गाइस फिलहाल यहाँ पे हम लोग सोल्व करते हैं इस क्लोज टेस्ट को। क्या कहना चाह रहा है जरा उसकी बात करते हैं। कह रहा है कि पहले तो बच्चों वही अंदाज अपना मैं बताऊँगा आपको कि सबसे पहले आप दिए गए क्लोज टेस्ट को खूब अच्छे से पढ़ लीजिए,
जिससे कि आपको आने वाले क्लू टेस्ट में पता चल जाए कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है। अ डैश ऑफ ट्रक कैरिंग सोल्जर्स वॉज कमिंग डाउन द माउंटेन रोड, यानी कि जो डैश था ट्रकों का वो सोल्जर्स को लेकर के माउंटेन्स रोड से होते हुए नीचे आ रहा था। द ट्रक्स डैश स्लोली एज देयर हैड बीन हैवी स्नोफॉल इन दैट एरिया, तो ट्रक जो है बहुत डैश डैश चल रहे थे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था। सडनली विद अ डैश अ ह्यूज ट्री ऑन द हिल साइड फेल ब्रिंगिंग अलॉन्ग विद इट्स boulders and mud. The driver of first truck stopped in time. The soldiers got down and started dash the road. इस गैस यानी कि यहाँ साफ पता चल रहा है कि ट्रकों का एक जमावड़ा पहाड़ों से नीचे उतर रहा था। अचानक से हवा चली या कुछ भी हुआ, एक पेड़ टूट के नीचे गिर गया, उस पेड़ को हटाने के लिए सोल्जर्स उतरे और उसको हटाया। अ डैश ऑफ ट्रक्स, अब जो ट्रकों के झुंड को आप लोग यहाँ पर क्या बोलने वाले उसके लिए इस्तेमाल करना है कोई वर्ड। पहला वर्ड है कन्वे। कन्वे यानी कि वाहनों का काफिला, CONVOY। अगर आप चाहें तो साथ साथ मीनिंग लिख सकते हैं। क्लोज टेस्ट करते वक्त अक्सर बच्चों के साथ में समस्या आती है कि वो वोकेबलरी बेस्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप यहाँ करेंगे बच्चों। कन्वे मतलब वाहनों का काफिला, वाहनों का काफिला। तो इसको आप लिख लीजिए बच्चों फटाफट से मीनिंग को। इतना समय है आपके पास में कि आप लोग लिख सकें। मैं यहाँ पे इसी तरह से आपको पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ जिससे कि आप लिख भी सकें। अगला है हमारा फ्लोक, FLOCK। बच्चों फ्लोक लगता है जानवरों के झुंड के लिए, जानवरों का झुंड, जानवरों का झुंड लिख लीजिएगा इसको भी। अगला है बेबी। बेबी मतलब अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, यानी कि लड़कियों का समूह। वैसे पक्षियों के लिए भी लगता है ये, लेकिन खासकर लगता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, यानी कि लड़कियों का दल, लड़कियों का समूह। इसे याद रखना आप बीवी से ही। मेरी बीवी जब मुझसे मिलने आई तो खूब सारी लड़कियों के साथ आई थी पहली बार मिलने। अगला है आपका क्रू, CREW। क्रू ये यहाँ पे बच्चों समुद्र वगैरह पे जब कभी आपका कोई जहाज़ वगैरह जाता है तो उसमें जो क्रू होता है आपका पूरा पूरा दल, उसको बोल देते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कर्मचारियों का दल भी। तो गैस यहाँ साफ पता चल रहा है कि इसका आंसर पहला ही होगा। अब गैस 5 नंबर के क्लोज टेस्ट में अगर आपका एक क्वेश्चन सही चला जाए तो आप बाकी 4 पर रिस्क लेने लायक हो चुके हैं, क्योंकि अगर वो गलत भी चलेगी गलती से तो भी आप ना नुकसान में हैं ना फ़ायदे में, यानी कि 0/0 आपके मार्क्स आएंगे। लेकिन आप रिस्क लीजिएगा, क्योंकि बच्चों जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस हैं अच्छे नंबर आने के। अगर आप करके 20 आ रहे हैं तो फिर 20 मार्क्स में से आपके नंबर आने हैं। अगर आप करके 25 आ रहे हैं तो 25 में से आपके मार्क्स आने हैं। ओके गाइस, तो यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को पहले बढ़ाइए, उसके बाद में आप उम्मीद करेंगे अपने अच्छे नंबर आने की। तो पहले का आंसर बच्चों हो गया यहाँ पे ए पूरी तरह से करेक्ट। चलिए, द ट्रक्स डैश, बच्चों बात हो रही है ट्रक्स की, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया उसने। प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रक्स जो है डैश आ रहे थे धीरे धीरे, तो यहाँ पे वोज और हैज़ तो आपका आने से रहा, ये कन्फर्म है, क्योंकि सिंगुलर वर्ब हैं आपके दोनों, आर मूविंग या वर मूविंग। गाइज जैसा कि आपको पता है कि स्टोरी चल रही है आपकी पास्ट में, तो आप पास्ट के लिए आर लगाने से रहे। यहाँ पर आपका साफ साफ बी खुले रूप में आंसर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पूरी तरह से करेक्ट। ओके गाइज, चलिए, तो यहाँ पे आपका आंसर है बी करेक्ट। आगे बढ़े अगर हम लोग इसके आंसर पे, तो क्या कह रहा है, द ट्रक्स वर मूविंग स्लोली एज देयर हैड बीन हैवी स्नोफॉल इन दैट एरिया। सडनली विद अ डैश अ ह्यूज ट्री, विद अ डैश अ ह्यूज ट्री, विद अ डैश। बच्चों यहाँ ऑप्शन में आपको दिया गया है विद अ स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब होता है चीखना, चीख, चिल्लाहट। जब किसी ड्रामनी फिल्म को देख करके आप चीखना शुरू कर दें, उस वाले स्क्रीम को बोलते हैं स्क्रीम। याद रखें कि बच्चा जो है आइसक्रीम खाने के लिए चीख रहा है, चिल्ला रहा है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है बच्चों बज़, BUZZ, BUZZ। बज़ मतलब भिन भिनाना भी और लोगों के शोर भी। यस, तो यहाँ पे ये भी होने से रहा। अगला है आपका क्रैश, CRASH। क्रैश मतलब टूट के गिरना किसी चीज़ का। और अगला है स्प्लैश। स्प्लैश बोलते हैं बच्चों पानी के छपाक को, पानी के छपाक को। तो ये आपका होने से रहा, यानी कि सिंपल सी बात है, आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी करेक्ट, क्योंकि टूट कर गिरने की बात हो रही है और वो आपका यहाँ पे है पेड़। ओके गाइज, तो 9th का आंसर आपका रहने वाला है सी पूरी तरह से करेक्ट। क्लियर बात? चलिए जी, कह रहे हैं कि सडनली विद अ क्रैश अ ह्यूज ट्री ऑन द हिल साइड फेल
ब्रिंगिंग अलॉन्ग विद इट्स बोल्डर एंड मड डैश मड डैश सिमिलरली मैजिकली फॉर्चुनेटली या लॉजिकली। अब गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डैश द ड्राइवर ऑफ फर्स्ट ट्रक स्टॉप इन टाइम। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वो टूट पड़ा, लेकिन डैश जो था ड्राइवर का पहले ट्रक का, उसने अचानक से समय पर रोक लिया। तो बच्चों यहाँ पे बात है सौभाग्य की, अगर देखा जाए तो लक बाय चांस उसने रोक दिया है। तो यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ फॉर्चुनेटली, यानी कि सौभाग्यवश। फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्यवश, जो पहला ही ड्राइवर था उसने उसको ट्रक को रोक दिया और अपने आप को बचाया और अपनी पूरी गाड़ी को भी। तो गैस यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली द ड्राइवर ऑफ फर्स्ट ट्रक स्टॉप्ड इन टाइम, द सोल्जर गोट डाउन। गोट डाउन बच्चों आपका एक ईडियम है। देखिए पैसेज के अंदर आपको ईडियम दे रहा है, तो ज़रा ध्यान दें, किसी वाहन वगैरह से नीचे उतरने के अर्थ में आप लोग इस्तेमाल करते हैं गोट डाउन का, नीचे उतरना, नीचे उतरना, गोट डाउन। तो यहाँ पे स्क्वायर रखें। एंड स्टार्टेड डैश द रोड, स्टार्टेड एल्टरिंग, क्लियरिंग, चेंजिंग या मूविंग। तो स्टार्टेड क्लियरिंग द रोड, रोड को साफ करना शुरू कर दिया। आगे बढ़े। ही ट्राई टू डैश माई रिंग, ही ट्राई टू डैश माई रिंग, उसने कोशिश की मेरी रिंग डैश करने की। पहला वर्ड आपका स्टिल, अरे ये तो स्टिल नहीं बच्चों, स्टाइल है, STILE। यहाँ पर ये लगता है सीढ़ी के लिए, सीढ़ियाँ जो होती हैं उनके लिए लगता है बच्चों ये। अगला है स्टील, ये एक धातु है बच्चों, इसका तो इस्तेमाल होने से ही रहा यहाँ पे। अगले जो दो ऑप्शन हैं उनको पकड़ लेते हैं बच्चों पहले। यहाँ मुझे अगले पेज पे जाना होगा, इसलिए मैं आपको ये दोनों ऑप्शन यही समझा देता हूँ जो ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे क्लियरली। अगला ऑप्शन आपके पास यहाँ पे स्टील, STEAL, सी ऑप्शन है जो, इसका मतलब होता है चुराना या चोरी करना। और जो डी ऑप्शन है हमारे पास वो है स्टिल, STILL। बच्चों ये स्टिल आपका लगता है समय के लिए, स्टिल यानी कि अभी भी। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट, स्टील, STAL। सो सी ही ट्राइड टू स्टील माई रिंग, उसने कोशिश करी मेरी घड़ी चुराने की। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 दे रहा है, आपको बनाना है इस सेंटेंस को एक रीअरेंजमेंट में, यानी कि सेंटेंस है आपका PQRS। सेंटेंस रीअरेंजमेंट से ये सेंटेंस आपके सामने है। ही इज़ अ गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर बट नाउ डेज ही डज नॉट प्ले इंटरनेशनल मैचेस, इट इज़ बिकॉज ही हैड एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर। संजय इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सो गैज PQRS बनाते समय ज़रूरी है सबसे पहले कि आप सेंटेंस में सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढ लें। क्या ढूंढ लें सेंटेंस में? सेंटेंस का सब्जेक्ट, जो उसका मेन पार्ट हो सकता है। मेन पार्ट यानी कि आपको उसके अंदर ढूंढना है नाउन कहाँ पर है। नाउन कहाँ पर है बच्चों? आपको यहाँ पर मिलेगा संजय। संजय इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, संजय मेरा बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि सेंटेंस शुरू होगा डी से, और डी आपका है सिर्फ दो में, बी में और डी में, बी में और सी में, यानी कि आपका ए और डी रेस से बाहर हुए। संजय इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, संजय मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ही इज़ गिफ्टेड अ वॉलीबॉल प्लेयर, या फिर इट इज़ बिकॉज ही हैड एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर। तो गाइस यहाँ 13 सेंटेंस जो है आपका किससे स्टार्ट होगा ये देखने वाली बात है। अब या तो डी के बाद ए या फिर डी के बाद सी, हालांकि सी कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है एकदम से आना, तो डी के बाद ए ज़्यादा बेटर रहेगा। डी के बाद ए आपका है बी ऑप्शन में, तो 13 का आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें रोंगली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। क्रीमेटर, क्रीमेटर CREAMATOR। बच्चों क्रीमेटर लगाते हैं हम लोग दाह संस्कार करने वाले के लिए, तो यहाँ आपका ये सही है। अगला वर्ड है क्रिएटर, ये आपका रॉन्ग है, CREATOR, क्रिएटर होता है बच्चों, तो यहाँ पे बी आपका रोंगली स्पेल्ड है। अगले वर्ड की अगर बात करूँ तो ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। वन हु लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश को प्यार करता हो। बच्चों बात है देश से प्यार करने की। पहला है कोलैबोरेटर, कोलैबोरेटर मतलब सहयोग करने वाला, जो आपका सहयोग करे किसी काम में। अगला है कॉन्स्पायरेटर, कॉन्स्पायरेटर बोलते हैं बच्चों षड्यंत्र करने वाले को, यानी कि षड्यंत्रकारी। अगला वर्ड है पैट्रियोट, देशभक्त, और ट्रेटर TRAITO, यानी कि यह आपका देशद्रोह। क्या बच्चों? देशद्रोह। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पैट्रियोट यानी कि देशभक्त। 15 का आपका आंसर होने वाला है सी, पूरी तरह से करेक्ट।
ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। यानी कि वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा गया था, आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। माई ब्रदर हु लिव इन दिल्ली हैज़ रिटन मी अ लेटर। बच्चों, सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है हु, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन का जब इस्तेमाल किया जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली जो वर्ब रहेगी वो उसके पिछले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। यहाँ उसने कहा माई ब्रदर हु लीव। बच्चों, बात हो रही है ब्रदर की, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। आप उसके लिए लीव नहीं लीव्स का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सेंटेंस में आपका सी पार्ट हो गया है रॉन्ग, हु लीव्स, क्योंकि बात ब्रदर की हो रही है, नॉट ब्रदर्स की। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। सेंटेंस के सी पार्ट में हो गई है यहाँ पे पूरी तरह से एरर। ओके गाइस, अगला है वोकेबलरी आपका। आपको बताना है एक्सपेंसिव का सिनोनिम्स क्या होगा। बच्चों, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, जैसे कि आपको पता ही है। सॉरी, यहाँ गलती से मेरा स्पेलिंग गलत हो गई, महमा लिख दिया मैंने, महंगा। पहला है सोबर, SOBER। बच्चों, सोबर मतलब नम्र, शालीन, सभ्य। डियर, बच्चों डियर के दो मतलब होते हैं। डियर माने प्रिय तो होता ही होता है, डियर माने महंगा भी होता है। ओके गाइस, जेंटल माने सभ्य और माइल्ड माने भी नम्र। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा डियर ही करेक्ट। एक्सपेंसिव का सिनोनिम्स हो जाएगा आपका डियर। बच्चों याद रखा करें ऐसे वर्डों को, क्योंकि ये वो वर्ड हैं जो कि शायद ही बच्चा दिमाग लगा पाए। हो सकता है कि उसे इसका दूसरा मीनिंग ना पता हो। डियर माने प्रिय भी और डियर माने महंगा भी। ओके गाइस, तो यहाँ फिलहाल एक नंबर आपको फ्री में मिल सकता है अगर आप मेहनत कर लेते हैं। अगला वर्ड है रिटेन, RETAIN। रिटेन मतलब किसी चीज़ को बनाए रखना, बरकरार रखना, बरकरार रखना। गाइस, हम लोगों ने आज ही आप लोगों के लिए एक वोकेबलरी कोर्स अनाउंस किया है, जिसमें आपको 8000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में, आज 8000 सब्सक्राइबर यानी कि 8000 का फैमिली पूरा हुआ है आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार की वजह से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे भी इसी तरह से प्यार देते रहेंगे, अपना प्यार बढ़ाते रहेगा। बच्चों, इसी तरह से ही वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। अच्छा व्यूज़ आएगा, अच्छा सब्सक्राइब आएंगे तो हौसला मिलता है वीडियो बनाने का। आप लोग जो बोलते हैं ना बच्चों कि आप लोग वीडियो क्यों रोक देते हैं, वो इसलिए वीडियो रुक जाती है क्योंकि जब लगता है कि आप लोग नहीं देख रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो फिर हौसला नहीं मिलता है वीडियो बनाने का। तो ज़रूरी है कि आप लोगों का सपोर्ट मिले और वीडियो को कम से कम डाउनलोड करके ना देखे करें बच्चे। आपके एक डाउनलोड से आपका तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है उसमें, लेकिन बच्चों यहाँ हमारा नुकसान हो जाता है। आप लोग वीडियो को डाउनलोड ना करके देखा करें, वीडियो को डायरेक्ट देखा करें, ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आप डाउनलोड कर भी रहे हैं तो कम से कम उसको लाइक कर दिया करें। यस, डायरेक्ट डाउनलोड ना करा करें। यहाँ वोकैब कोर्स हमने पूरा का पूरा एक अनाउंस किया है, जिस वोकैब कोर्स में आपका कंप्लीट सिनोनिम्स रहेगा किरण बुक से, कंप्लीट एंटोनिम्स रहेगा किरण बुक से, कंप्लीट ईडियम्स रहेगा किरण बुक से, जिसका कॉस्ट हमने रखा है 249। और साथ में हमने यहाँ पे MB बुक से ईडियम्स आपको साथ में प्रोवाइड कराए हैं फ्री। ओके गाइज, तो यहाँ पे ये सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ 249 रुपीज़ में। बहुत शानदार कोर्स है, जिसको आप लेना हो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरे व्हाट्सअप नंबर हैशटैग में दिख रहा होगा आपको यहाँ पे 8279738238 पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। रिटेन यानी कि बरकरार रखना, बनाए रखना। पहला है डिस्ट्रॉय, तबाह करना, सिनोनिम्स बताना है तो आंसर नहीं होगा। गेन माने लाभ या प्राप्त करना। कन्वे किसी को समझाना। मेंटेन बनाए रखना, इसका आंसर आपको होगा डी ही करेक्ट। Select the most appropriate segment to substitute the underlined segment of the given sentence. If no substitution required, select no substitution. Sit on the chair then. Hardly had he sit on the chair, then it broke. बच्चों, ये ग्रामेटिकली एरर है आपकी। सेंटेंस में हार्डली का इस्तेमाल किया गया है। आज सुबह भी मैंने जब बच्चों को कराया तो ये सबसे ज़्यादा हावी रहा आपका हार्डली स्कार्सली, यानी कि हार्डली स्कार्सली नहीं बल्कि टाइम एंड टेंस और वर्ब के रूल हावी रहे। मैंने आपको बताया है कि हार्डली स्कार्सली के साथ में पेयर कंजक्शन के तौर पर सिर्फ और सिर्फ वैन चला करता है, नॉट दैन। तो यहाँ पर भी बच्चे वही प्रॉब्लम दी उसने, दैन नहीं, आपका वैन होना चाहिए था। हार्डली हैड ही सेट ऑन द चेयर, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म भी आपके आनी चाहिए थी। यस गाइस, हैड है तो वो आपकी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। तो गाइस यहाँ पर वैन, तो यानी कि सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट, जो मुझे दिखाई दे रहा है। आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पे सी इसका आंसर होने वाला है पूरी तरह से करेक्ट।
आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, 20 की तरफ सॉरी। कह रहा है कि आपको बताना है इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेट, डेट बोलते हैं कर्जे को, जो अपना कर्जा ना चुका पा रहा हो, यानी कि दिवालिया हो जाना। तो आंसर है इसका इंसॉल्वेंट। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? इंसॉल्वेंट। करप्ट, आपको पता है बच्चों करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। अगला वर्ड है आपका ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि अब यूज़ में ना हो, लोगों के प्रचलन से बाहर हो चुकी हो। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब अधिक खर्चीला। इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही पूरी तरह से करेक्ट। अगले में आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है एक अच्छी फॉर्मेशन के साथ में। अभी भी आपने इससे पहले किया। तो एक कंप्लीट सेंटेंस अरेंजमेंट देखिएगा। एसोप वॉज वन ऑफ देम हु लिव्ड इन ग्रीस अबाउट 2500 years ago. He told many interesting stories to the people. There were many talented people in ancient Greece. Although he was ugly, he had a very clever brain. सेंटेंस में सबसे पहले आप सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करें। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है, या तो पहले आप नाउन ढूंढें, या फिर प्रोनाउन ढूंढें, या फिर जिरंड, या फिर इन्फिनिटिव। यस गाइस, मुझे यहाँ पर आप दिख रहा है देयर वर यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन। देयर वर मैनी टैलेंटेड पीपल यानी कि सेंटेंस की शुरुआत करने वाला हूँ सी से, और सी आपका दो में है यानी कि ए और सी रेस से बाहर। सेंटेंस सी से स्टार्ट होगा, तो देयर वर मैनी टैलेंटेड पीपल इन एंशिएंट ग्रीस, ये दो बाहर हो जाएंगे। अब देखना है आपको कि अगला हिस्सा कौन सा होगा। एसोप वॉज वन ऑफ दैम, तो यानी कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं, एसोप जो है उनमें से एक है, यानी कि सी के बाद आपका हो जाएगा ए, और सी के बाद अगर ए की बात करूँ तो वो है आपका बी में। इसका आंसर भी आपका हो जाएगा बी करेक्ट। अगले पे चलते हैं बच्चों। आपको बताना है कि अंडरलाइन पोर्शन में क्या गलती है। द डाइवर डाइव इन द पूल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। डाइवर यानी कि छलांग लगाने वाला, डाइवर डाइव करना यानी कि छलांग लगाना, कूदना। द डाइवर डाइव इन द पूल। तो यहाँ सेंटेंस में आपको इस्तेमाल करना है सेकंड फॉर्म का। क्या ये डाइव सेकंड फॉर्म है इसकी? जी नहीं, सेकंड फॉर्म रहेगी आपकी डाइव्ड। दूसरी बात, जब आप मोशन में हो, गति में हो, तो मोशन के लिए आप लोग इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोग ऐसे में प्रपोजिशन इनटू का इस्तेमाल क्या करते हैं, जैसे कि आपने कई बार सुना भी होगा, ही जंप्ड इनटू द वेल, ही जंप्ड इनटू द वेल। तो गाइज मोशन के लिए हम लोग इनटू का इस्तेमाल क्या करते हैं। यहाँ आपका आंसर रहने वाला है बी पूरी तरह से करेक्ट। ओके गाइज, चलिए अगला जो वर्ड है वो है डेक्सटेरिटी। DEXTERITY। डेक्सटेरिटी मतलब बोलते हैं निपुण को बच्चों। इसके अगर वर्ड की मैं पूरी खोजबीन पे जाऊँ तो बच्चों डेक्स का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि दोनों हाथों को अपने काम करने में निपुण हो। यानी कि कह सकते हैं पुराने ज़माने में क्या होता था बच्चों, जब कोई लेफ्टी बच्चा पैदा हो जाता था घर में तो उसको अपशगुन माना जाता था। तो उसको डरा के, धमका के, पीट के, मार के इस लायक किया जाता था कि वो राइट हैंड से काम करना शुरू कर दे, और वो बेचारा कर भी लेता था। डर खौफ में सबके सामने वो राइट हैंड से काम करना शुरू कर देता है, लेकिन जो पावर उसके लेफ्ट हैंड में है वो आप उससे नहीं छीन सकते। यानी कि अगर देखा जाए तो उसके दोनों हाथ यूजफुल बना दिए हैं, एक कुदरती है और एक आप लोगों ने बना दिया। तो गैस इसलिए वो हो गया निपुण, दोनों हाथों से अपने यूज़ करने में काम को। डेक्सटेरिटी मतलब दोनों हाथों से अपने काम को निपुण किसी काम को करने में। आपको बताना है एंटोनिम्स। मास्टरी, जी नहीं, मास्टरी इसका आंसर नहीं होगा। अगला है इग्नोरेंस, ध्यान ना देना, बिल्कुल हो सकता है इसका आंसर अगर अगले ऑप्शन में दम नहीं है तो। एगिलिटी और स्किल, अगले जो दो वर्ड है वो है आपका एगिलिटी और स्किल। एगिलिटी इसका आंसर नहीं होगा। एगिलिटी का मतलब होता है फुर्तीलापन, स्किल का मतलब होता है गुणवान। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों बी ही करेक्ट। 23rd में देखिएगा, आपको बताना है कि रोंगली स्पेल्ड कौन सा है इनमें से। चैंपियन, शोफर, करिश्मा या शोयर। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला वर्ड उसने दिया है चैंपियन, CHAMPION, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला वर्ड है शोफर, CHOU, यहीं पे गलती है बच्चों। CHAUFFER आपका होना चाहिए था, तभी सेंटेंस करेक्ट रहता, या फिर CHAUFFEUR,
EUR, ये दो ही वर्ड आपके हैं, तो यहाँ पे बी आपका रॉन्ग है पूरी तरह से, बी का स्पेल आपका यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है। अगला जो वर्ड है वो है आपका एंटोनिम्स। वर्ड है आपका डिवाइड। डिवाइड मतलब बांटना, किसी चीज़ को दो बराबर भागों में बांटना, किसी चीज़ को तोड़ना। पहला वर्ड है एनगल्फ। जब भी किसी वर्ड का आगे लग जाएगा EN, समझो उसका लोगों का बनाना। गल्फ माने खाड़ी, एनगल्फ मतलब किसी चीज़ को पूरी तरह से घेर लेना या डुबा देना। अगला वर्ड है आपका यूनिट, मतलब जोड़ना, एक करना। ब्रेक माने तोड़ना, स्प्लिट माने तोड़ना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा आपका बी, पूरी तरह से करेक्ट। ओके गाइज, तो यहाँ पर गाइज ये था आपका आज का सेट नंबर 7। इससे पहले के 6 सेट मैं आपको सोल्व करवा चुका हूँ। प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, बहुत ही आगे प्ले लिस्ट पड़ी होगी इसकी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और गाइज इसी तरह से जुड़े रहेगा हमसे। सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए वीडियो रहेगा और रात को 9:30 बजे आप लोगों के लिए वीडियो रहेगा। और दिन में बीच में बहुत सारी वीडियोस हम लोग आपके लिए प्रोवाइड कराते रहते हैं। बस आप लोगों का काम है वीडियो को देखना, व्यूज़ बढ़ाना, शेयर करना, लाइक करना और गाइस वीडियो को डाउनलोड करके नहीं देखना। ओके गाइस, सो मिलते हैं आपसे कल सुबह नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।